आपने और इसके बाद जैसे ओल्ड बॉयज़ में से और अब आप दून स्कूल के गवर्निंग बॉडी में मेंबर हैं। तो ये पहली स्कूल की लड़की है जो तो ये जो लड़कियां यंग हैं, देखिए दुनिया बदल रही है। जल्दी में नहीं करेंगे, आराम से हम लोग यहाँ वेट कर रहे हैं। लेकिन आज ये कुर्सी ऐसे रखी हुई है और इसमें ऐसे बैठते हुए मुझे एक कहानी याद आ रही थी, जो आप में से कई लोगों ने शायद सुनी होगी कि वो राजा भोज के यहाँ पे उन्होंने देखा कि बच्चे खेल रहे हैं और एक टीले पे बच्चा बैठा हुआ है और वो राजा बनकर बहुत कुछ कर रहा है और राजा की तरह बिल्कुल बना हुआ है। तो एक दो दिन देखा और उन्होंने कहा मैं राजा हूँ और ये वो। तो उन्होंने कहा कि भाई राजा के सिपाहियों ने कहा अरे ऐसे मत बोलो, राजा है हमारे यहाँ पे। तो खैर वो नहीं माना। वो मतलब जब टीले में बैठता था तो ऐसा होता था। तो बाद में ये हुआ कि उसको बुलाया गया। उसने कहा देखा कि बहुत ही साधारण सा लड़का है, उसको कुछ ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था, और जब वो टीले में बैठता था तो पता नहीं क्या हो जाता था। तो फिर उस टीले की खुदाई हुई और उसमें निकला एक बहुत खूबसूरत सिंहासन जिसमें पुतलियाँ बनी थी चारों ओर 32, और वो सिंहासन 32 की जो कहानियाँ हैं वहाँ से शुरू होती हैं। तो आज मुझे भी ऐसे इस कुर्सी में बैठ के लग रहा है आपके सामने भी कुछ बहुत ठीक ठाक बोलना पड़ेगा। उसके बाहर चाहे जितनी भी मूर्खतापूर्ण बातें करूँ, पर यहाँ पे बैठ के कुछ ठीक ठाक बोलना पड़ेगा, नहीं तो मुझे भी इसके नीचे भी तितलियां हैं। इसके नीचे भी तितलियों वाला सिंहासन है, ऐसा लग रहा है। तो पहले तो राधा जी रवि जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और ये मौका दिया कि आप सबसे मैं मुलाकात कर सकूं। और आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और आए यहाँ इस सोच के कि कुछ मैं शायद मनोरंजक या कुछ अच्छा सुनाऊँ। और उम्मीद है कि मैं आपको निराश नहीं करूँगी, और अगर निराश हो भी तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। तो जनाब, कहानियों की तो ये बात है कि ना कोई आदि है ना कोई अंत है, और ना ही कहानियों को किसी वीज़ा पासपोर्ट की ज़रूरत होती है ले जाने के लिए। तो वो कहीं भी कभी भी कैसे भी चली जाती हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी फिसलती हुई चली आती हैं, और ना वो कभी बूढ़ी होती हैं और ना वो कभी मरती हैं। क्या बात। तो हम आप कहानी सुनाने वाले, कहानी सुनने वाले गुजर जाएंगे, पर ये कहानियाँ हमेशा रहेंगी। तो इसीलिए इनकी मायावी सी दुनिया है कहानियों की। और मेरा परिचय कहानियों से, अब जैसे ललित जी ने बताया मेरे नाम के पीछे भी कहानी है ना। तो ये हर चीज़ में असल में हम लोग सोचते हैं, आजकल स्टोरी टेलिंग एक वर्ड बन गया है ना। स्टोरी टेलिंग की वर्कशॉप्स होती हैं, स्टोरी टेलिंग के लोग जो लोग नहीं देख पा रहे वो थोड़ी कुर्सी आगे पीछे कर लें, जिससे मैं भी आपको देख पाऊँ, आप भी मुझे देख पाएँ। तो अक्सर मुझे स्कूलों में जाना पड़ता है टीचर्स के लिए कहानियों का स्टोरी टेलिंग वर्कशॉप्स करने। तो वो कहते हैं कि मैं पूछती हूँ कि भाई आपकी क्या इस पे मतलब आप क्या सोचते हैं कि इससे आप क्या सीखेंगे मेरी वर्कशॉप से। तो कहते हैं कि हम स्टोरी टेलिंग सीखेंगे। तो मैं कहती हूँ आप स्टोरी टेलिंग नहीं सीख सकते, क्योंकि आप तो ऑलरेडी स्टोरी टेलर हैं। तो मैं सिर्फ आपके आगे का जो भ्रम का पर्दा है वो गिरा दूंगी, जिससे आपको ये भान हो जाए कि आप स्टोरी टेलर हैं। क्योंकि हमारा जो सोचने का तरीका है ना, हम भी नैरेटिव्स में सोचते हैं। देखिए, अगर किसी कहानी को सबसे सूक्ष्म, सबसे सिंपल रूप में अगर बताया जाए तो क्या है कहानी? एक कॉज और एक इफेक्ट है ना, कॉज और इफेक्ट, कॉज और इफेक्ट। और हम दिन भर ऐसे ही सोचते हैं, ऐसे ही नैरेटिव्स में सोचते हैं, कॉज और इफेक्ट। आप चले, आप यहाँ पहुँचे, मैं आई, मैंने कहानी सुनाई, ये सब अपने में छोटी छोटी कहानियाँ ही हैं। तो और हमेशा हमारे जीवन का अंग रही है। अच्छा, दिन भर हम अपनी कहानियाँ, अगर हम बाजार गए, हमने कुछ सामान खरीदा, खरीद के लाए, वो भी एक कहानी है। तो खैर, एक बार क्या हुआ, 10 साल पहले की बात है, 12 साल पहले,
किसी ने मुझे इनवाइट किया कहीं पे कुछ बोलने के लिए और उनसे कहा कि अपने काम के बारे में बात करिए, द वर्क यू डू। तो फिर मैं ये सोचने में मजबूर हुई कि भाई मैं क्या काम करती हूँ, क्योंकि कोई ऐसी फिक्स नौकरी तो मैं नहीं करती थी, है ना। तो मैंने कहा मैं काम क्या करती हूँ। तो फिर मैंने सोचना शुरू किया फ्लैशबैक मोड में, अच्छा मैं क्या करती आई हूँ पिछले सालों से। और तब जाके मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे जो भी काम करने, जो भी करा मैंने, वो सब कहानियों से रिलेटेड था। तो मुझे खुद बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा इसकी शुरुआत कैसे हुई, ऐसा कैसे हुआ कि कहानियों से रिलेटेड ही सब। मैंने ऐसे प्लान तो नहीं करा कि मेरा जो करियर ट्रैक है वो कहानियाँ होगी और फिर मैं उस पर चली बड़े कॉन्फिडेंस से, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो फिर और फ्लैशबैक मोड में गए। और जैसा कि हम सबके यहाँ होता है कि भाई परिवारों में कहानियाँ होती है ना, कुछ पारिवारिक लोगों की कहानियाँ, बाप दादाओं की कहानियाँ, पुरानी जनरेशन की कहानियाँ जो हमें बताई जाती हैं। तुम्हारे दादा ये करते थे, तुम्हारी माता जी ये करती थी जब छोटी थी, और पापा ने तो ये किया और वो किया, है ना। ऐसे हम लोग कहानियाँ सुनते हुए आते हैं। तो ऐसे ही मेरे जो बाबा थे, तो मैंने नहीं देखा, वो मेरे पैदा होने से पहले गुजर गए थे। तो वो एक नामी गिरामी वकील थे लखीमपुर खीरी के। लखीमपुर खीरी का नाम आप लोगों ने शायद सुना। हाँ, तो अब वो थे तो वकील पेशे से, मगर उन्हें पढ़ने का बहुत शौक था और उन्होंने बांग्ला सीखी और फिर उस शरद चंद्र की कहानियों का अनुवाद किया। और तो उनके यहाँ बहुत किताबें पढ़ी जाती थी मेरे पिताजी के बचपन में। मैं कुछ ये भी बता रही हूँ कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक पेशा जो चुन लें बस सिर्फ वही करें, है ना। ऐसा तो घोड़ा करता है कि एक चीज़ चुन लिया उसे तो हमें भगवान ने इतनी क्षमता दी है कि हम 2-4 चीज़ें कर सकते हैं एक साथ। तो खैर, तो ये तो हमारे फादर बताते थे कि उनके बचपन में ये होता था कि कहानियों की किताबें कैसे, कोई बुक शॉप्स नहीं होती थी, तो सर पे बक्सा लेके किताबों वाला आता था। अब आप देखिए, उस सर पे बक्सा लेके आया और उसने बक्सा रखा और दहलीज की साकल खड़काई, और जिसने भी दहलीज का दरवाज़ा खोला, बड़ा मोटा सा दरवाज़ा, उसने कहा अरे किताबों वाला आ गया, किताबों वाला आ गया। और सब खलबली मच गई घर में। घर भर के जो बच्चे थे, 6-7 भाई बहन होते थे, सब दौड़ के आ गए और बाबा भी आ गए और उन्होंने कहा ठीक है चुनो अपनी किताबें। अब हर बच्चा अपनी अपनी किताबें चुन रहा है। बहुत एक्साइटमेंट होता था कि कहानियाँ हैं और बड़ी रोचक कहानियाँ होती थी और सब ने अपनी अपनी किताब चुन ली। कब चुन ली? हाँ। फिर एक बच्चे की नियुक्ति होती थी कि जाओ और अम्मा से पैसे मांग के लाओ। तो वो जाता था, अम्मा से पैसे मांगे, फिर वो लौट के आता था। अम्मा कह रही है किताबें मत खरीदिए, वैसे ही बहुत किताबें रखी हुई हैं। तो फिर आ जाता, जाओ अम्मा से कहो कि वो हम पढ़ चुके हैं सब लोग। फिर वो जाता था, फिर वापस आता था, कहता था अम्मा कह रही हैं पढ़ चुके हो तो दोहराओ। फिर कहा जाता था वो लोग दोहरा चुके हैं। फिर जाता था, दोहरा चुके। तो ये एक अल्टीमेटली हर बार यही होता था कि किताबें खरीदी जाती थी, कहानी वाला, किताबों वाला भी खुश खुश घर जाता था। लेकिन ये एक छोटा सा नाटक हर बार होता था। तो मुझे लगता है कि इसमें मेरे बाबा और दादी भी जानते थे कि अल्टीमेटली क्या होगा, लेकिन वो अपना अपना पार्ट प्ले करते थे एक कैरेक्टर की तरह। तो जैसे कि अक्सर जिन कहानियों को हम जानते हैं कि उनमें अंत क्या होने वाला है, कुछ कहानियाँ तो ऐसी हैं कि हमें पता नहीं क्या होगा। हम पढ़ने पलटते हैं कि अरे बाप रे अब क्या होगा, अरे अब इसके सामने ये मुसीबत आ गई, बच पाएगा कि नहीं, देखें। और कुछ कहानियाँ हैं जिनका हमें पता है अंत कैसे होगा, मगर फिर भी हमें वो बहुत रोचक लगती हैं, है ना। अभी दशहरा भी बीता है, अब रामायण की कहानी, राम की कहानी बेसिकली सब जानते हैं, और हर साल इतने उत्साह से रामलीला देखी जाती है, कहानी सुनी जाती है, सुनाई जाती है। तो ये कहानियों से जुड़े रहना एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है हम लोगों के लिए, और जो आजकल कुछ लुप्त सी होती जा रही है, क्योंकि बचपन से ही कहानियाँ सुनी नहीं गई हैं। तो यहाँ पे आप कितने लोग हैं जिन्होंने बचपन में कहानियाँ सुनी हैं किसी से? मैं व्हाट्सएप की बात नहीं करी, मैं ऑफिस की बात नहीं करी, किसी सुनी है ना। तो बस बहुत बढ़िया बात है ये, क्योंकि और वो एक्सपीरियंस कैसा था
एक शब्द में बताएंगे? बहुत बढ़िया, अद्भुत, बढ़िया, खूबसूरत सा। और अभी भी आपके चेहरों पे मुस्कान आ गई है ना? पता चल रहा है, वो सोच के, उसकी बात सोच के। तो ये जो कहानियाँ सुनी जाती थी बचपन में, इनमें ना सिर्फ आजकल हम सोचते हैं कि कहानियाँ सिर्फ एक मनोरंजन का साधन है और बच्चों को सुनाने के लिए, बच्चों को सुनाने भी क्या, बच्चों के मनोरंजन का साधन है। तो ऐसा नहीं था। हमारे जो बड़े बूढ़े थे वो जानते थे कहानियों का महत्व। कितनी ही बातें कहानियों में सिखा दी जाती थी। अभी मैं एक स्कूल में गई थी 2 महीने पहले वर्कशॉप करने। तो वहाँ मैंने जब पूछा टीचर से, तो एक टीचर ने ये शेयर किया। उसने कहा कि मेरी दादी मुझे रोज़ रात में कहानी सुनाती थी और वो बोली कि मेरे घर के हालात कुछ ऐसे थे कि बहुत अच्छा बचपन नहीं था मेरा, बड़ा कष्टप्रद बचपन था। लेकिन दादी जब कहानी सुनाती थी तब मैं बिल्कुल उस कहानी में खो जाती थी और सब कुछ भूल जाती थी। और अब मुझे लगता है कि वो कहानी जो थी, रोज की जो कहानी थी, उसी के कारण मैं अपने बचपन से निकल के बड़ी हो गई और सक्षम हुई। तो आजकल कई बार बड़े शहरों में मैंने देखा है कि यंग पीपल जो हैं वो थेरेपी के लिए जाते हैं, थेरेपिस्ट है ना, जैसे डेंटिस्ट, उससे भी ज़्यादा विजिट्स होती हैं थेरेपिस्ट के पास। तो वो थेरेपिस्ट क्या है, कौन है? थेरेपिस्ट सिर्फ वो गैप भर रहा है। अगर आपने कहानियाँ सुनी हैं बचपन में या पढ़ी हैं बचपन से, तो आपको थेरेपिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो आपको अंदर से इतना सक्षम बनाती हैं कि आपके जीवन में जो भी परेशानियां आएँ, जैसी भी परिस्थितियां आएँ, आप उनका मुकाबला कर सकते हैं। तो कहानियों का महत्व बहुत ही ज़्यादा है। पर आप कहेंगे कि ये सब तो थियोरी की बातें चल रही है, बड़ी बोरियत हो रही है, क्या करें? एक कहानी सुनेंगे? अच्छा, पिछली बार किसने पूछा था आपसे, कि कब पूछा गया था आपसे कि कहानी सुनेंगे? तो हम बड़े होते हैं, हम सोचते हैं कि कहानियों से तो अब हमारा नाता टूट गया, लेकिन अभी भी अपनी सहेली से, अपने पड़ोसी से, अपनी सास से, अपनी बहू से, अपनी माँ से, अपने पिताजी से पूछ लिया कभी, कहानी सुनेंगे? तो जनाब, ये कहानी जो है एक दंपति के बारे में। वो गांव में रहते थे और वो जो पति था वो दिन भर खेतों में जाके कड़ी मेहनत करता था और पत्नी जो थी वो घर की सब देखभाल करती थी और दोनों सुखी थे। खाने पीने को हो जाता था, इतना बच जाता था कि घर वर ठीक करा लें और ज़्यादा कुछ उनकी इच्छाएं नहीं थी, बहुत सुख से रहते थे। अब ये जो औरत थी, इसे एक गीत आता था और एक कहानी आती थी, मगर ना तो उसने वो कहानी कभी किसी को सुनाई, ना ही कभी वो गीत गाया। खैर, कई साल ऐसे बीत गए। एक दिन पति गया हुआ था खेत पे काम करने और पत्नी ने सब काम वाम निपटाया और फिर उसको थोड़ी सी थकान लगी और वो खंबे का सहारा लेके बैठ गई। और अक्सर ऐसा होता है, जब थक के ऐसे टिक के बैठो ना तो नींद आ जाती है। उसे भी नींद आ गई। आपको भी नींद आ गई? मुझे भी ऐसी नींद आ गई और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसका मुंह जो खुला था उसमें से वो गीत और वो कहानी बाहर निकल आई और उन्होंने बैठ के उसको देखा और कहा, इसने हमें कैदी बनाकर रखा था इतने सालों। गीत ने कहा, कहानी ने कहा, हम इससे बदला लेंगे, बिल्कुल बदला लेना चाहिए। कब से हम कैद में थे, आज़ादी की सांस कितनी अच्छी लग रही है। तो वो जो गीत था वो बन गया एक मर्दाना कोट, खूंटी पे टंग गया और कहानी जो थी वो एक जोड़ी चप्पल बन के घर के दरवाजे के बाहर खड़ी हो गई। औरत को कुछ पता नहीं चला, वो सो के उठी और शाम के खाने की तैयारी करने लगी। अब उसका पति घर आया क्योंकि शाम ढल रही थी और वो दिन भर का थका घर आया और उसने कहा,
चप्पल रखी, अरे जरूर घर में कोई मेहमान आया होगा। घर में मेहमान आने की खुशी उन लोगों को सबसे ज्यादा होती है जिन्हें खाना वाना नहीं बनाना पड़ता है। तो आपको याद होगा, मुझे तो याद है कि बचपन में कोई भी आता था तो हम तो बड़े खुश होते थे कि अरे अरे एक तो कोई आया है, अब तो पकौड़ियाँ भी बनेंगी और हम काफ़ी पकौड़ियाँ खा सकते हैं, माँ भी देखेंगे नहीं कि क्या कर रहे हैं बदमाशी शैतानी, और बड़ा मज़ा आएगा। लेकिन जिसको खाना बनाना पड़ता है उसको सोचना पड़ता है कि अभी चालू का बना था, 4 और आगे है। तो वो ये सोच के अरे अरे घर में मेहमान आया तो गुस्सा, उसने कहा अरे कहाँ है कहाँ है कहाँ है? तो उसकी पत्नी बोली क्या 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 कहाँ है? उसका अरे भाई भाई क्या? अरे मेहमान मेहमान कहाँ है? कैसा मेहमान? कौन मेहमान? उसका अरे भाई जो आया है घर में। उसने कहा क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो, कोई मेहमान नहीं आया घर में। अरे बिल्कुल आया है, वो चप्पल रखी है बाहर। अरे देख लो 4 दीवार है और मैं हूँ सुबह से, कोई मेहमान नहीं आया। उसने कहा भाई चप्पल किसकी है? तो बोली मैं क्या जानूँ किसकी है। बोली अरे तुम घर में रहती हो, घर के बाहर चप्पल रखी है, तुम्हें नहीं मालूम तो किसको मालूम हुआ? मैं कहा नहीं भाई मुझे नहीं मालूम, बेकार की बातें मत करो सुबह सुबह, शाम को आके फिजूल की बातें कर रहे हो। तब तक उसकी नजर गई कोट पे। उसने कहा अरे ये कोट किसका है? भाई मुझे नहीं पता, ये सवाल जवाब क्यों कर रहे हो, काम करने दो मुझे, शांति से बैठो तुम। उसका भाई कोट टंगा हुआ है, किसका कोट है? कोई तो आया हुआ, चप्पल रखी है, कोट रखा है, कौन है, कौन आया? उसका देखो बकवास मत करो, तुम्हारे ही कोट होगा और किसका होगा? तो उसने कहा जैसे तुम जानती नहीं कि मेरे पास सिर्फ एक कोट है जो मैं पहने हुए हूँ, किसका कोट है? उसने कहा अभी दोनों में है, हो गई तू मैं। अब फूस में लगी आग और घर में शुरू हुआ झगड़ा। हिलते पकड़ते देर नहीं लगती, जबरदस्त झगड़ा होने लगा। आदमी ने कहा खाना वाना भाड़ में जाए, मैं नहीं जा रहा। अच्छा, एक हम लोगों की संस्कृति की खासियत यह है कि हम अपना सारे इमोशंस खाने से दिखाते हैं। अगर आप खुश होंगे तो हम खाना खिलाएंगे, और वो 2 पूरी खाता हो तो हम 4 और खिलाएंगे, है ना। अगर हम गुस्से में होंगे तो हम कहेंगे हम जाओ खाना नहीं खाता, है ना। तो ये सारे इमोशंस हम खाने के थ्रू, तो आदमी कहते हैं मैं नहीं खाना खाऊंगा, तंग आ गई मैं, तो वो चला गया। अच्छा क्या हुआ, क्योंकि झगड़ा इतनी देर तक चलता रहा कि आसपास के घरों के चिराग सब बुझ गए और यहाँ का चिराग जल रहा है क्योंकि यहाँ तो झगड़ा चल रहा है। अब जब आदमी पैर पटकता हुआ बाहर चला गया और औरत ने भी कहा उफ मैं भी सब समेटूं और सोने जाऊं, दिमाग खराब हो गया, बेकार में पता नहीं क्या भूत सवार हुआ मेरे पति पे। खैर, तो अब उस गांव में एक प्रथा थी, इंसानों की नहीं, चिरागों की। तो शाम को जब चिराग फूंक के बुझाए जाते थे तो हर चिराग की लौ इकट्ठा होती थी मंदिर में जाके, और जब सारी लौ वहाँ पे पहुँचती थी तो वो एक दूसरे को कहानियाँ बताती थी कि मैं तो इस घर से आई, आज इस घर में ये हो रहा था, आज उस घर में ये हो रहा था। अच्छा, अब ये पति भी जो था वो पैर पटकता हुआ निकल के तो गया और पहुंचा सीधे मंदिर में, क्योंकि मंदिर के बाहर था एक अच्छा सा चबूतरा। तो चांदनी रात में वो चबूतरे पे लेट गया और सोचा कि सो जाऊंगा यहीं। तो भूखे पेट कहाँ नींद आती है, करवटें बदल रहा था। इधर उसकी बीवी ने सब काम वाम समेटा और चिराग फूका और वो लौ भी पहुंची मंदिर में, और बाकी सब ने कहा भाई कहाँ थी तुम, अब तक क्यों नहीं आई? अरे बड़ी देर कर दी, कहाँ थी क्या? अरे बोली मत पूछो, हमारे घर तो झगड़ा हुआ आज। अब देखिए, पराये घर के झगड़े में सभी को रस आता है। अरे बताओ क्या हुआ, कौन आया था झगड़ने? उसने कहा कोई नहीं आया था। फिर किसने झगड़ा किया? अरे मियाँ बीवी लड़ रहे थे कितनी देर तक, और फिर उसने पूरी कहानी बताई क्यों लड़ रहे थे और क्या हुआ। और ये कहानी उन बाकी लौ ने तो सुनी, और किसने सुनी? वो जो लेट के सोने की कोशिश कर रहा था। अब उसे समझ में आया कि अरे मेरी पत्नी की कोई गलती नहीं थी, मैं खामखा उस पर गरज बरस रहा था। तो वो वापस घर पहुंचा। अब घर में पत्नी सो गई थी, तो उसने उसको हिलाया। उसने कहा हाँ क्या? उसने सोचा ओहो अब ये फिर कोई सवाल पूछेगा बेवकूफ़ी का। फिर पत्नियां आदि भी हो जाती हैं बेवकूफ़ी के सवाल में। तो उसने कहा अरे सुनो, तुम्हें कोई कहानी आती है? क्या हो गया तुम आधी रात? कहानी बताओ, तुम आती है कोई कहानी? उसने कहा हाँ
आती है ये कहानी, मेरी दादी सुनाती थी बचपन में। उसने कहा अच्छा 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 सुनाओगी मुझे? उसने कहा तुम्हारा दिमाग मुझे सुना दो। उसने सोचा कहानी सुना दूंगी तो सो जाएगा शायद, नींद नहीं आई बेचारा, खाना भी तो नहीं खा। चलो तो उसने कहा अच्छा सुनो, मेरी दादी सुनाती थी और गर्मियों की रातों में चारपाइयाँ बिछ जाती थी और सफ़ेद चादरें बिछ जाती थी और मैं कूद के दादी के बगल में चारपाई पे लेट जाती थी। ऊपर तारों भरा आसमान दिखती थी और फिर दादी मेरी एक कहानी सुनाती थी। रोज़ रात को मैं यही कहानी सुनना चाहती थी। उसने कहा अच्छा अच्छा सुनाओ सुनाओ। उसने कहा हाँ तो अरे मुझे आती है कहानी, हर रात सुनती थी मैं, आती है मुझे कहानी, मैंने कितनी सुनी है बचपन में, बहुत बार सुनी मैं। उसके पति ने कहा कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आ जाए मत परेशान। ये गीत आता है तुम्हें? उसने कहा गीत? हाँ बहुत प्यारा गीत। जब सावन में झूले पड़ते थे लंबी लंबी रस्सियों पे और मैं और मेरी सहेलियाँ झूलते थे, ओहो फुहारें पड़ती होती थी हमारे चेहरों पे और तब हम ये गीत गाते थे। उसने कहा अच्छा सुनाओगी? हाँ मुझे आता है ये गीत, मुझे आता है, हम गाते थे, हम रोज गाते थे, हम क्या? उसके बजाय ना कोई बात नहीं सुबह बात करेंगे, सो जाओ। और वो भी लेट के सो गई। तो देखिए अगर आपको कोई कहानी आती है या कोई गीत आता है तो उसे अपने अंदर बंद करके मत रखिए। कहानी सुनाइए, गीत गुनगुनाइए, कहानी गुनगुनाइए, गीत सुनाइए, पर अंदर कैद करके मत रखिए, नहीं तो कहीं आप भी किसी दिन ऐसे हक्के पक्के ना रह जाएं। तो ये थी एक छोटी सी कहानी। पर जैसा कि हर कहानी में, आपको कहानी सुनते वक्त कैसा लग रहा था? ये प्रेजेंटेशन बहुत सुंदर, एक्टिंग बहुत बढ़िया। रियली फील हो रहा था कि कोई कहानी सुना रहा है और हम सुन रहे हैं। तो आपको इस बीच कुछ ख्याल आया? हम तो उसी में खो गए, जो आप सुना नहीं थी ना, मुझे दिख रहा था। दिख रहा था? जी, और किसको दिख रहा था? मुझे सब दिख रहा था। दिख रहा था? ओके। और कभी आपको ये ख्याल आया कि अब चाय कितने बजे पी जाएगी? या घर की कोई बात ख्याल आई? कुछ नहीं आया, कुछ भी ख्याल आया? हम सब भूल के वो दिख रहा था हमें सब, वो औरत वो आदमी कैसे बोल रहे थे, क्या कर रहे थे, उनकी सारी एक्टिविटीज दिख रही थी। चलिए वेरी गुड। तो सबसे बेसिक चीज़ है कहानी की अहमियत की, वो ये है कि वो आपका ध्यान खींचे रखती है ना। आजकल बच्चों को पढ़ाई के लिए कहा जाता है कि फोकस नहीं है, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ये हो जाते हैं, वो आ जाते हैं। तो अगर उनको कहानियाँ सुनाई जाएंगी तो वो फोकस वे में बैठना सीखेंगे। और कितना आनंददायक है ना कहानी सुनना और सुनाना दोनों ही। ये मेरे लिए बहुत आनंददायक है। मुझे पता नहीं कि मैं कहाँ खो गया। तो देखिए अगर सभी खो गए। हाँ सभी, उसमें कोई बचा नहीं। सबसे पूछेंगे तो सभी खो गए। यही आंसर आपकी सेटिंग में होगा। मैं भूल गया कितने बोलो। और एक चीज़ बताऊँ, मैं आज आप सबसे खाली आप लोगों को छोड़ के पहली बार मिल रही हूँ, आपको भी छोड़ के पहली बार मिल रही हूँ। आपका नाम पूछूं या याद रखूं या आपके बारे में और जानूं, इसका वक्त नहीं है। बट आई फील कनेक्टेड टू यू। डू यू फील कनेक्टेड टू मी? दैट्स द पावर ऑफ अ स्टोरी। कहानी के जरिए मुझे कहते हुए गूस फ्लैश हो रहा है कि इट फॉर्म्स अ बॉन्ड। और ह्यूमन बॉन्ड्स जो आजकल कितने कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं, है ना। तो ये कहानियाँ अगर सुनी जाएंगी, सुनाई जाएंगी, तो एक बॉन्ड बना रहता है। तो मेरी कहानी की जर्नी में मैंने आपको बताया एक छोटा सा किस्सा।
हमारे बाबा और वो किताबों के बक्से का। जब मैं छोटी थी, टीवी कंप्यूटर कुछ नहीं था भगवान की दया से, तो सिर्फ कहानी की किताबें होती थी और बहुत पढ़ने का शौक़ था, हिंदी की और अंग्रेज़ी की दोनों की। तो कोई भी कहता कि क्या चाहिए बाज़ार से, तो कहानी की किताब, और नई कहानी की किताब हाथ में आती तो लगता कि अरे जन्नत मिल गई बिल्कुल। तो खैर, और कोई घर में आता तो अक्सर उनसे कहती कि कहानी सुनाइए। अब बड़े लोग जो होते हैं वो अक्सर बच्चों को ना थोड़ा अब हम बड़ी और बातें करने आए हैं बच्चे को कहानी का, तो वो अक्सर कहते थे कि भाई याद नहीं है बेटा, या हमें आती नहीं। तो फिर मैं कहती थी अच्छा तो मैं सुनाती हूँ। और फिर उन्हें बैठ के कहानी सुननी पड़ती थी। और ये मैं कहूँगी वो ऐसे थे कि उन्होंने कभी मुझसे ये नहीं किया चुप रहो, जाओ जाके अपना होमवर्क करो। ये मुझे कभी सुनने को नहीं मिला कि चलो जाओ पढ़ाई करो, पढ़ते नहीं हो, चलो जाके 10 सवाल लगाओ गणित के, चलो जाके साइंस, ऐसा कभी नहीं कहा गया मुझसे। तो अगर मैं कहती थी कि मैं सुना रही हूँ कहानी, आप सुनिए, बेचारे लोग बैठ के सुनते थे। और मुझे एक वक्त याद है कि हमारे पिताजी के मिलने वाले कोई आए और ऐसे ही मैंने उनको कहानी सुनाने में लगा दिया कि अच्छा तो आप सुनिए। अब हुआ ये दोपहर का वक्त था, तो धीरे धीरे करके मेरे मम्मी पापा भी वहाँ से खिसक गए, सोने चले गए और वो अंकल बैठे सुन रहे हैं कहानी। तो खैर कहानियों का और अल्मोड़ा से जुड़ी मेरी एक बहुत क्या कहना चाहिए मीठी याद है, जिसकी अहमियत मैंने बहुत बाद में जानी। कई बार होता है कि आप कुछ चीज़ों के अनुभव से गुजर जाते हैं बचपन में या टीनेज में, और कई और साल बाद जाके आप उसकी अहमियत जानते हैं क्या हुआ। तो सन 74 की बात है, और अब क्योंकि ललित जी ने खुलासा कर ही दिया है कि वैलेंटीना तेरेश्कोवा जिस साल गई थी उस साल मेरा जन्म हुआ, तो अब मुझे उम्र छुपाने की कोई शक्ल नहीं है। तो सन 74 में मेरे फूफा जी थे, यहाँ डीएफओ थे, तो सिटोली में उनका घर था, डीएफओ का घर। तो गर्मियों की छुट्टी में आई थी, मैं 11 साल की थी। और उस वक्त ऐसा हुआ, क्योंकि हर घर में जहाँ जाते थे तो किताब मिल ही जाती थी पढ़ने की ना, उस वक्त ऐसा हुआ कि उस घर में एक भी किताब नहीं थी। अब सोचिए अल्मोड़ा में बुक शॉप्स भी मुझे उस समय तो पता नहीं था कि थी कि नहीं थी। 1.5 महीने के लिए मैं आई हूँ, एक भी किताब नहीं है। सिर्फ एक किताब है जो वहाँ मैंटल पीस पे, फायर प्लेस के ऊपर मैंटल पीस था, उस पर वो किताब रखी थी। मैं कदापि ये 11 साल की उम्र में तो वो किताब कभी ना पढ़ती, पर क्योंकि सिर्फ वही एक किताब थी तो 11 साल की उम्र में भी वो किताब पढ़ी। और वो किताब थी ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। एंड कैन यू इमेजिन व्हाट एन इम्पैक्ट इट हैड। मुझे उस वक्त पता नहीं चला, लेकिन उस यंग एज में ऐसी किताब पढ़ने से एक और तरह की किताबें पढ़ने की खिड़की खुल गई, और तब वो वाली किताबें भी इंक्लूड होने लगी जब मैं बड़ी हुई थी। तो खैर तो ये है। अच्छा, एक तो मैंने कहा कि ध्यान फोकस में, दूसरी चीज़ एक जो होता है कहानी सुनने से, लेकिन उसके पहले मैं एक चीज़ ये पूछूंगी कि किसके घर में या तो आप ऐसा कहते हैं या आपके घर में कोई ऐसा कहता है, आपके बच्चे, आपके माँ बाप, आपके पति पत्नी, आपके घर में ये डायलॉग कभी कहा जाता है, उफ वो सुनते ही नहीं। किस किस के घर में होता है? सभी के घर में। सभी के घर में होता है। हाँ, हाथ उठाने में हिचकिचाइए मत, मैं तो दोनों हाथ उठा दूँगी। तो इसके बारे में एक मेरे पति का कहना है, मैं कभी कभी ऐसा होता है कि मैं उनसे कुछ कह रही हूँ और जब मैंने बात आधी कह दी जब वो कहेंगे हाँ मुझसे कुछ कह रही हो, तो मैंने कहा देखो कमरे में हम 2 ही हैं, तुमसे नहीं तो क्या कुर्सी मेज से कहूँगी। तो मुझे बड़ी इससे उलझन होती थी। तो उन्होंने कहा देखो ऐसा है कि जब रेडियो पे कुछ संगीत सुनना होता है तो क्या करते हो, पहले वो ट्यून इन करते हो ना फ्रीक्वेंसी वो वाला, तब संगीत पकड़ता है। तो कहते हैं पहले ट्यून इन करो, लेकिन फिलहाल ये है ज़रूर कि उफ सुनते ही नहीं है तो हर घर में कहा जाता है। तो कहानियाँ सुनने से सुनने की क्षमता भी डेवलप होती है। तो ये सुनने की जो क्षमता है ना, और देखिए
सुनने की क्षमता के लिए क्या कहा जाए, जो यंगस्टर्स हैं, आप तरह तरह के कोर्सेज होते हैं ना, कम्युनिकेशन स्किल का भी एक वो है ना कि भाई कम्युनिकेशन को, एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का होता है, अभी भी होते हैं, एक कम्युनिकेशन का कोर्स होता है ना। तो अब जब आप 20-22 साल के हुए तो कम्युनिकेशन वाला कोर्स कर लेते हैं, है ना। तो मेरा ये कहना है कि आप 2 हफ्ते का या 4 हफ्ते का या 2 महीने का भी कम्युनिकेशन कोर्स करके कम्युनिकेशन नहीं सीख पाएंगे। तो माँ बाप से ये कहती हूँ मैं कि भाई बचपन में क्या होता है, बचपन में जब बच्चा बिल्कुल छोटा नन्हा होता है, थोड़े उसने हाथ पैर चलाने शुरू करे और ला 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 करा। अब आप सोचिए कि आप छोटा बच्चा है और आपने ला 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 कर रहे हैं और आपको क्या कर रहे हैं, बोलो बोलो मम्मा मम्मा बोलो, अरे दीदी मम्मा बोलो, मम्मा मम्मा बोलो, और आप ला 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 कर रहे हैं। और एक दिन आपकी ज़बान फिसली, आपने कह दिया मम्मा, और जहाँ आपने मम्मा कहा भाई घर में तो खुशियाँ मनने लगी, अरे देखो मम्मा बोला, अरे देखो 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 मम्मा बोला, फिर से बोलो हाँ। फिर पापा कहे पापा बोलो, तो हो सकता है थोड़े दिन आ गए दादा, अरे मतलब क्या होता है कि जो शब्द आपके मुख से निकला और घर में मतलब बिल्कुल उत्सव बन गया, है ना। तो कितने खुश, कितना अप्रिसिएशन, कितना बढ़िया लगता है ना। फिर बच्चा जाता है स्कूल। अब जब स्कूल गया उसकी एक छोटी सी कहानी सुन लीजिए। तो एक लड़की थी, स्कूल गई, बड़ी खुश, नया बस्ता, नई यूनिफॉर्म, चमचमाते जूते, नई वाटर बॉटल और सब टिफिन बॉक्स लिए बिल्कुल मुस्तैदी से खड़ी हुई है। बस आई स्कूल की, चढ़ गई, मम्मी को बाय बाय किया और चल दी। अब मम्मी भी बड़ी खुश, देखो आज मेरी बच्ची के स्कूल का पहला दिन चली गई। दोपहर में खड़ी वहाँ, बस आई, रुकी, बच्ची उतर के आई, देखा फूट के रोना शुरू। माँ ने कहा अरे बाप रे, दिल ऊपर का ऊपर नीचे, क्या हो गया मेरी बच्ची को, किसी ने मारा, किसी ने डांटा, अरे टीचर बदमाश है क्या, खड़ूस है क्या, अरे वो बच्चों ने कहीं उसको तंग किया, क्या हुआ उसने कहा बेटा चुप हो, क्या हुआ, बताओ तो क्या हुआ। उसने कहा ऐसे मुझे स्कूल मत भेजिए। स्कूल नहीं भेजे, पहले दिन बच्चा कह रहा है हाँ क्या हो गया, क्यों कह रही हो ये। मैं ना पढ़ सकती हूँ ना लिख सकती हूँ और मुझे बोलने दिया नहीं जाता, तो मैं क्या करूँ स्कूल जाके। पुट योर फिंगर ऑन योर लिप्स एंड सिट डाउन, है ना। तो हम सबसे पहले जब बच्चे आते हैं तो उनको कहते हैं चुप रहो, और घर में उन्हें कितना कहा जाता है बोलो। तो खैर बच्चे थोड़े और बड़े होते हैं तो पहले तो कहते हैं बोलो, बच्चा बोलने लगता है, खूब बोलता है, 10 सवाल पूछता है रोज, वो भी बहुत सवाल पूछता है, चुप रहो। फिर उसको चुप करा दिया जाता है कि हर बात भाई तुम बहुत बहस करते हो, भाई चुप रहो, भाई हर बात में सवाल मत करो, भाई हम कह रहे हैं बस वो करो, क्यों मत पूछो, हम क्या मतलब हम बड़े हैं, मम्मी है तुम्हारी, कह रहे करो, है ना, बस अच्छा चुप रहो। फिर बच्चा और बड़ा होता है, टीनेजर। जब टीनेजर बनता है तो माँ बाप को आगे दूसरी प्रॉब्लम है, जब तो हमें कुछ बताते ही नहीं है, कभी कहते हो चुप रहो, कभी कहते हो बोलो, है ना। ऐसे ही निकल जाते हैं साल, और फिर एक पड़ाव पे आके कहते हो कम्युनिकेशन कोर्स कर लो। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंटली बोलना भी है और ये भी करना है वो भी करना है। तो एक बात ज़रूरी है कि हम सोचते हैं कम्युनिकेशन इज ऑल अबाउट स्पीकिंग कॉन्फिडेंटली, स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल, स्पीकिंग ऑन द स्टेज, ये वो सब। But the other half of communication we forget, और वो क्या है? Not speaking but listening, and listening is the more important part of communication. क्योंकि आप सोचिए, मेरा ये मानना है कि दुनिया में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, छोटी से लेके और भीमकाय, जैसे आजकल हो रहा है गाजा स्ट्रिप में, वो सब फॉर लैक ऑफ लिसनिंग। क्योंकि एक इंसान दूसरे इंसान की बात नहीं सुन रहा है, एक मजहब के लोग दूसरे मजहब के लोग की बात नहीं सुन रहे हैं, एक देश के लोग दूसरे देश के लोगों की बात नहीं सुन रहे हैं, है ना। और हम लोग कलेक्टिवली पृथ्वी की बात नहीं सुन रहे हैं।
तो आप सोच के देखिएगा कि कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसके लिए आप कह सकेंगे नहीं देखो ये ना लिसनिंग के कारण नहीं है। हर प्रॉब्लम के अगर बिल्कुल अंदर तक जाएं, उसकी जड़ यही है कि कोई सुन नहीं रहा है। तो इतना इम्पोर्टेंट है सुनना, और ये सुनने की स्किल जो है कहानियाँ सुनने से बखूबी डेवलप होती है। एक और सवाल, अपने जो सबसे करीबी मित्र हैं उनका नाम सोचिए। बेस्ट फ्रेंड, क्लोजेस्ट फ्रेंड, फ्रेंड हो, स्पाउस हो, बेटा जो भी क्लोजेस्ट, सोच लिया? हाँ, कुछ वक्त नहीं लगा। अब ये बताइए कि इज दैट पर्सन अ गुड लिसनर? इज ही शी अ गुड लिसनर? Maybe. ये अहमियत है सुनने की। उसका गुड स्पीकर होना ज़रूरी नहीं है। अगर वो गुड स्पीकर होता तो ज़रूरी नहीं है आपका क्लोजेस्ट फ्रेंड होता, पर गुड लिसनर। सो लिसनिंग की अहमियत बहुत ज़्यादा है। अच्छा, पेरेंट्स आते हैं मेरे पास, कई बार कहते हैं, उनकी मैं वर्कशॉप्स करती हूँ तो कहते हैं कि अच्छा, कहते हैं अच्छा बताइए आप क्या प्रॉब्लम्स हैं आपको लगता है बच्चों के साथ। 50% से ज़्यादा लोग कहते हैं सुनते नहीं है, बात नहीं सुनते। अच्छा, और मुझे पता है ज़रूर कहेंगे मतलब बच्चा चाहे इतना बड़ा है चाहे इतना बड़ा है, सुनता नहीं है। अच्छा, आपने सुनना सिखाया बच्चे को? अरे दिन भर कहते रहते हैं, मैं तो परेशान हो गए, दिन में 100 बार कहते हैं सुनो सुनो सुनो, सुनते नहीं। कहते हैं सिखाया है कि नहीं? कहते हैं सिखाना पड़ता है सुनना। हमने कहा देखिए ऐसा है कि अगर आपने बच्चे के सामने एक बाइसिकल लाके खड़ी कर दी, पहली बार ही बच्चे को बोला कि बाइसिकल पे चढ़ो और पेडल मार के निकल लो, तो वो साइकिल चला पाएगा क्या? नहीं चला पाएगा। क्यों नहीं चला पाएगा? क्योंकि आपने सिखाया नहीं। तो सुनना भी सिखाना पड़ता है। तो वो सोचते हैं ये क्या भला है, अब सुनना कैसे सिखाया जाए? तो सुनना सिखाने का तरीका ये है कि आप बच्चों की बात सुनें, और जब आप सुनेंगे तब उनको एक्सपीरियंस होगा कि सुनना किस चिड़िया का नाम है। और होता ये है कि आजकल माँ बाप बच्चे की बात सुनते नहीं है बिल्कुल। वो घर में कदम उसने रखा तो ये भी नहीं पूछेंगे कि भाई आज क्या हुआ, कैसा रहा। अरे जाओ चलो हाथ मुँह धो, चलो खाना लगो, ये करो वो करो। तो एक और चीज़ मैं पेरेंट्स से कहती हूँ, और आप लोग इस बात को प्लीज़ जाके शेयर करिएगा और लोगों से भी, अपने मित्रों से, सबसे, कि 4 चीज़ें ये करो, ये मत करो, खाना और पढ़ाई। इन 4 चीज़ों के अलावा आप बच्चों से जो बात करते हैं बस वही रियल कॉन्वर्सेशन है। तो जब मैं ये कहती हूँ तो सब पेरेंट्स की थोड़ी बगलें झाँकने लगते हैं कुछ के क्योंकि वो इन्हीं 4 चीज़ों में ही बातें करते रह जाते हैं। तो खैर, बेसिकली मैं ये कहना चाह रही थी कि अगर कहानियाँ सुनाई जाएंगी तो सुनने की क्षमता। अच्छा देखिए, एक और चीज़ होती है, अगर आप अच्छे लिसनर हैं तो यू विल लिसन विद एम्पैथी, यू विल लर्न टू लिसन एंड अंडरस्टैंड थिंग्स। उससे क्या होगा, आपकी पर्सनल रिलेशनशिप्स, आपकी प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स, सब चीज़ बेहतर होंगी। योर EQ वुड बी हायर। तो एक और कहानी सुनेंगे? हाँ, तो ये कहानी है एक राजा के बारे में। अब वो राजा था तो जाहिर है एक आलीशान महल में रहता होगा। अब महल था तो बढ़िया आलीशान महल, और उसके चारों तरफ एक बड़ा खूबसूरत सा बाग जिसको बिल्कुल परफेक्ट रखते थे राजा के सब जो काम करने वाले। और उस बाग में एक तरफ एक खास बगीचा था, पेड़ों के झुंड के बीच, जहाँ सिर्फ राजा जा सकता था, और वो माली जो उस बगीचे को रखता था। तो राजा साहब रोज सवेरे जाते थे इस बगीचे में सैर करने, और वहाँ जाके सब मसलों पे सोच विचार करते थे कि आज उसको इनाम दूंगा और उस धूर्त का सर कलम करवा दूंगा। तो ऐसी सब
जो मसले थे उन पे विचार करते थे राजा साहब वहाँ जाके। तो ऐसे ही एक दिन वो सवेरे वहाँ अपने बगीचे में टहलने पहुँचे और हर श्रृंगार का पेड़ था वहाँ पे घुसते ही, और उसमें अभी भी फूल झड़ रहे थे, भीनी भीनी खुशबू फैल रही थी, वो जमीन पर बिछे हुए थे। राजा साहब उस पे चलते हुए गए और उन्होंने देखा कि एक पेड़ की डाल पे एक छोटी सी नीली चिड़िया बैठी है। ऐसी चमकीली नीली चिड़िया कभी नहीं देखी थी उन्होंने, किसी ने भी नहीं देखी होगी। और उनके मन में विचार आया, इस चिड़िया को यहाँ नहीं मेरे महल में होना चाहिए, जिससे लोग आके देखें। और ये विचार आते ही, और क्योंकि वो राजा थे और जो चीज़ उन्हें पसंद आती थी उसको वो अपनी मुट्ठी में कैद कर लेते थे, इसलिए उन्होंने वो चिड़िया पकड़ ली। अब चिड़िया यहाँ पे फड़फड़ा रही है। चिड़िया ने मारा, मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए। बिल्कुल नहीं, अब तुम मेरी पकड़ में हो, अब तुम्हें मैं अपने महल में रखूंगा। नहीं महाराज, मुझे जाने दीजिए, मैं महल में नहीं रहना चाहती। नहीं घबराओ मत, मैं तुम्हें बढ़िया से बढ़िया खाना खिलाऊंगा और बड़ी सोने के पिंजरे में रखूंगा और तुम खुश रहोगी। नहीं महाराज, नहीं मुझे जाने दीजिए, मेरे परिवार वाले, मुझे जाने दीजिए महाराज, मुझे जाने दीजिए ना। राजा ने कहा नहीं, तुम मेरे कमरे में, मेरे पलंग के पास, मेरे सोने के पिंजरे में रहोगी। अब उस नन्ही चिड़िया को लगा, उसने कहा अच्छा महाराज, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बोलो बेधड़क होके बोलो, बस ये मत कहना कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ। नहीं महाराज, मैं तो आपके भले की बात बताना चाहती हूँ आपको। मेरे भले की बात तुम बताओगी? महाराज सुनिए तो ऐसा है कि अगर मैं आपको तीन ज्ञान की बातें बताऊं तो क्या आप मुझे छोड़ देंगे? मूर्ख चिड़िया, तू मुझे कैसे खाएगी? पिद्दी सी तो है। नहीं महाराज, आप पहले मेरी बात सुनिए, आप बात सुनिए। अगर आपको लगे कि ये वाकई ज्ञान की बातें हैं, तब आप मुझे जाने देंगे क्या? राजा ने सोचा, अगर वाकई में 3 ज्ञान की बातें मेरे काम आ सकती हैं जो राजपाट संभालने में, तो इस छोटी चिड़िया को छोड़ सकता हूँ। हाँ, लेकिन पहले मैं सुनूंगा कि तुम क्या कह रही हो। मोनिका की बात की तो मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगा। नहीं महाराज, नहीं, आप पहली बात सुनिए ज्ञान की। हाँ बोलो। पहली ज्ञान की बात जो मैं बता रही हूँ महाराज, वो ये है कि जो बीत गया उस पर पछताइए मत। जो बीत गया उस पर पछताइए मत। राजा को ख्याल आया कि 2 महीने पहले वो एक दूसरे राजा से लड़ाई में हारा था, और तब से उसके मन में था कि मैं और बड़ी सेना ले जाऊं, कुछ करूं और उसका हरा दूं। फिर उसने सोचा कि हाँ, अब ये तो बीत गया, ठीक बात कह रही है, उस पर पछताने से क्या फायदा। हाँ ठीक है महाराज, पसंद आई मेरी बात पसंद आई। हाँ पसंद आई, जल्दी करो, दूसरी बात बताओ। महाराज, तो ये रही ज्ञान की दूसरी बात कि जिसे पा नहीं सकते उसकी लालसा मत करिए। जिसे पा नहीं सकते उसकी लालसा मत करिए। हाँ ठीक ही तो कह रही है, हाँ बिल्कुल ठीक। अब तीसरी बात। महाराज पर वादा मत भूलिएगा, मैं तीसरी बात बताऊंगी, आपको पसंद आई तो मुझे आप छोड़ देंगे ना? हाँ बिल्कुल, वादा करता हूँ। महाराज, तीसरी बात ज्ञान की ये है, ध्यान से सुनिएगा। हाँ सुन रहा हूँ, तुम बोलो तो। और राजा के मन में चल रहा है कि चिड़िया को छोड़ूंगा कि नहीं छोड़ूंगा। महाराज, तीसरी ज्ञान की बात है कि जो नामुमकिन है उस पर विश्वास मत कीजिए,
जो नामुमकिन है उस पर विश्वास न करो। सही कहती हो, सही कहती हो। महाराज मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए ना। हाँ ठीक है, चलो तुम भी क्या याद रखोगी कि मैंने तुम्हें छोड़ा, आज़ाद किया। और चिड़िया उड़ के एक डाली पे बैठी जो राजा की पहुंच से दूर थी, और वहां से उसने राजा को देखकर कहा, महाराज मैं तो बहुत सस्ते में छूटी। राजा ने कहा, क्या बकवास करती हो? कहा, महाराज आपको पता है मेरे पेट में इतना बड़ा आपकी आधी मुट्ठी के आकार का हीरा है। अरे चिड़िया, अरे आओ ना, वापस आओ जरा, तुम एक और ज्ञान की बात बताती जाओ, फिर चली जाना, तुम वापस तो आओ। नहीं नहीं महाराज, मैं हार नहीं। राजा ने ऐसे झपट्टा मारा, चिड़िया दूर बैठी थी, उसने कहा और जोर से ऐसी, अरे महाराज, कहाँ के महाराज, तुम तो निरंतर बिल्कुल ही निरे मूर्ख हो। क्या कहती है चिड़िया? और क्या 3 ज्ञान की बातें मैंने बताई तुझे और तू अभी से ही भूल गया? क्या कहा था मैंने? क्या थी पहली ज्ञान की बात? हाँ, तूने कहा था कि जो बीत गया उस पर पछतावा मत करूं। तो जब मैं आपके हाथ से निकल के उड़ गई, क्यों पछता रहे हो? और दूसरी ज्ञान की बात क्या थी? यही कि जो पा नहीं सकता उसकी लालसा ना करूं। मुझे अब तुम नहीं पा सकते, मैं ऊपर बैठी हूं, तो क्यों मेरी लालसा कर रहे हो? और तीसरी बात क्या कही थी महाराज? हाँ यही ना कि जो नामुमकिन है उस पर विश्वास ना करूं। जी जरा सोचो, मैं इतनी सी चिड़िया, मेरी इतनी सी चोंच, मैं कैसे इतना बड़ा हीरा निकल सकती हूँ? मूर्खाधिराज! और ये कहके वो चिड़िया उड़ गई। ये थी एक और कहानी। लेकिन इस कहानी में देखिए कितनी छोटी सी कहानी है, इसके पात्र कितने हैं? 2। और इसमें क्या क्या चीजें, आपको कैसा लग रहा था कहानी सुनते समय, ये बताइए पहले। एकाग्रता, ऐसी चीजें हम लोग अपनी जिंदगी में भी करते। कैसी? ऐसे जो चीज पा नहीं सकती उसकी लालसा। थैंक यू। आपका चुनाव? मिसेस हम परवीन। प्रवीण जी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि यही चीज़ मैं बताना चाह रही थी कि ये जो 3 ज्ञान की बातें चिड़िया ने बताई, क्या ये ज्ञान शाश्वत है? यस। क्योंकि ज्ञान वही होता है जो शाश्वत हो। ऐसा नहीं कि मेरे साथ तो ये हुआ लेकिन आपके साथ कुछ और होगा, और वो शाश्वत नहीं है। लेकिन ये तीनों बातें, जो बीत गया उस पर पछताओ मत, और जिसे पा नहीं सकते उसकी लालसा मत करो, और जो नामुमकिन है उस पर विश्वास मत करो। तो ये एक और चीज़ है कि एक कहानी अगर 50 लोग सुन रहे हैं तो उनके अलग अलग विचार आएंगे। और ये भी कहानी की इम्पोर्टेंस है कि कहानी, छोटी से छोटी कहानी वो आपको सोचने पे मजबूर बहुत कुछ देख रही है। बहुत सोचते थे, और अपनी एक ओपिनियन फॉर्म करने पे, एक डिस्कशन करने पे, है ना। और आजकल क्या हो रहा है कि डिस्कशन की गुंजाइश नहीं रह गई है हमारे समाज में। मैं सही हूँ, तुम गलत हो, तुमने अगर कुछ कहा तो मैं तुम्हारी पिटाई करूँ, है ना। ऐसा पहले ऐसा नहीं था। डिस्कशन वाज अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर। तो कहानियाँ जो हैं वो डिस्कशन करने के लिए प्रेरित करती हैं, है ना। और ये जैसे हम बता रहे थे कि जो शाश्वत ज्ञान की बात, चिड़िया के मुख से, बंदर के मुख से, जानवरों के मुख से, पहाड़, नदी, पेड़, आदमी, औरत, राजा, ऋषि, मुनि, सबके मुख से ऐसी हमारी फोक टेल्स हैं जिनमें ऐसे ऐसे लोग आके ज्ञान की बात कह जाते हैं, है ना। और इसीलिए फोक टेल्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, फोक टेल से जुड़े रहना। अपने रीजन की, अपने प्रदेश की लोक साहित्य से, अपने देश के लोक साहित्य से जुड़े रहना बहुत ही ज़रूरी है। और आजकल वो भी लुप्त हो गया है। हमारे यहाँ छोटी छोटी कहानियाँ हैं, जैसे जू हो, एक छोटी पक्षी की कहानी है, जू हो। हाँ। तो जाऊँ मैं हाँ। तो इंटरेस्ट कर, क्योंकि उसकी
सास ने उसको इतना प्रताड़ित किया कि जब वो बोलती थी कि गाँव में जाने भाई थे तो गेहूं की बोरी खोलती थी बीन, सारा दिन बीनती थी, उसको जाने नहीं मिलता था। तो जब वो तड़प तड़प के मर गई तो फिर चिड़िया बन के आई, फिर कहती थी जूं हो मतलब मैं जाऊं। फोकटेल्स अब मतलब ये तो मैं कहती हूँ कि स्कूलों के उसमें होनी चाहिए, जो साहित्य पढ़ने वाली किताबों में, क्योंकि इसलिए भी ज़रूरी है, एंड दिस इज स्पेशली फॉर द यंग पीपल, कि अगर आप अपने प्रदेश के और अपने देश के लोक साहित्य से नहीं जुड़े हैं, उससे अनभिज्ञ हैं, तो आप चाहे जितना बढ़िया कर लें, जितना ऊंचा उड़ लें, आप उस पतंग की तरह होंगे जिसकी डोर कटी हुई है। आप इधर उड़ेंगे, आप उधर उड़ेंगे, आप ऊंचे भी उड़ेंगे, लेकिन आप गिरेंगे हवा के साथ ही रहेंगे। ये अपनी संस्कृति से कनेक्टेड होना इज ग्राउंडिंग। फिर आप उड़ेंगे तो आपको इधर उधर फंसने का डर नहीं है, क्योंकि आप ग्राउंडेड हैं अपनी संस्कृति में। तो इसलिए फोकटेल्स का बहुत महत्व है, और फोकटेल्स ज़रूर ज़रूर सुनिए और सुनाइए। और ऐसी छोटी छोटी चीज़, ऐसी मतलब हमारी जो फोकटेल्स हैं, ये लोक कथाओं से ही पीढ़ी दर पीढ़ी का ज्ञान हमें मिलता था, है ना। और ये जो ओरल ट्रेडिशन में फोकटेल्स का बहुत महत्व है। और पहले तो हमारे साथ सीखना भी ऐसे ही होता था ना, श्रवण और मनन। तो आपने सुना और आपने उसमें मनन किया और फिर अपनी लर्निंग क्रिएट करी। उसमें कोई ये नहीं आके कहता था ये राइट है, रॉन्ग है, ये वो। तो दैट इज़ अच्छा। अब इसमें एक छोटी सी कहानी में, 2 पात्रों की कहानी में कितनी सारी थीम्स टच हुई। अब देखिए, एक तो फ्रीडम की थीम कि भाई आज़ादी का महत्व, कि चिड़िया को किसी भी तरह की आज़ादी चाहिए, उसको सोने के पिंजरे में उसे नहीं रहना है। दूसरी चीज़ कि कितनी चतुर है चिड़िया, कि उसकी जान पर बनाई है, इतने बलशाली राजा की मुट्ठी में है, पर वो सोच पा रही है ना। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड, की सोच पाना, किसी भी घटना सिचुएशन में सोच पाना कि कैसे इससे निकलें, है ना। और क्या थीम, क्रूएल्टी टू एनिमल्स, एनवायरनमेंट, कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। और एक और चीज़ कि भाई बलशाली और वैभवशाली होने से ही बुद्धिमान भी हो गए, ये ज़रूरी नहीं है ना। तो छोटी सी कहानी में आपको ये भी कुछ सोचने को मिला। जब बचपन में ऐसी कहानियाँ सुनते हैं ना, तो ये सोचने को मिलता है कि अरे हाँ देखो, सोने के पिंजरे में नहीं जाना चाह रही थी वो। तब आप बड़े होके ये नहीं करेंगे, हाँ, सोने का हार, मेरा हार बड़ा है, उससे बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि आपने बचपन में सीखा है कि यार सोना ठीक है, लेकिन, है ना। तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ों के इनपुट्स जब मिलते हैं, तब एक सुलझा हुआ व्यक्तित्व बनता है। आप लोग ने सुनी होगी वो गीता प्रेस गोरखपुर की किताब है, और तमाम कहानियाँ उसमें पढ़ी। तो उसमें एक कहानी पढ़ी थी, और था कि भगवान ने इंसान को बनाया और उसको 2 थैले दिए, और उन्होंने कहा ये जो एक थैला है, इसमें तुम्हारी कमियां हैं, इसको आगे लटकाओ और बीच बीच में इसका मुंह खोल के देखते रहो कि मुझ में क्या कमी है, उसको मैं कैसे ठीक करूँ। जो दूसरा थैला है, उसमें दूसरों की कमियां हैं, इसका मुंह कस के बांधो और पीठ पे लटकाओ, कभी मत खोलना इसे। अब इंसान था बेवकूफ़ और सुन नहीं रहा था। देखिए लिसनिंग की कितनी इंपॉर्टेंस है। सुना नहीं उसने ठीक से, उसने हाँ ठीक है, और उसने उल्टा किया, अपनी जो कमियों का थैला था उसका मुंह कस के बांधा, पीठ पे डाला, कभी नहीं खोलना है। दूसरों की कमियों का थैला आगे डाला, खोल के झाँकते रहते हैं, अरे ये ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, अरे इनको देखो, अरे उनको देखो। तो ये कहानी मैंने बचपन में पढ़ी थी, इतनी सी छोटी सी कहानी थी, पर एक गहरा असर पड़ा उसका, जो बाद में पता भी नहीं चला, लेकिन बाद में बस ऐसा कहीं बीच पड़ गया कि अच्छा दूसरों को क्या देखने के बजाय अपनी को देखो। तो एक और चीज़ अक्सर टीचर्स मुझसे पूछते हैं कि अच्छा हाँ कहानियाँ वैल्यूज़, अब ये हो गया ना कि भाई वैल्यूज़, अब वैल्यू एजुकेशन होनी चाहिए, तो उसके लिए कहानियाँ। तो फिर वो कहते हैं हाँ ऐसी कहानी कि जिसके एंड में फिर हो कि भाई लालच बुरी बला, या है ना मॉरल, तो हर कहानी का मॉरल होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं उनसे कहती हूँ कि भाई कहानी का मॉरल बिल्कुल मत बोलो। उससे क्या होता है, उससे 2 चीज़ें होती हैं कि अगर आप बच्चों को वैल्यूज़ का टेस्ट दें, है ना, 10
ट्रू एंड फॉल्स जैसा, क्या हमें चोरी करनी चाहिए, क्या हमें झूठ बोलना चाहिए, क्या हमें अपने दोस्त को धोखा देना चाहिए, क्या तो बच्चों को कितने नंबर मिलेंगे उसमें? 100% मिल जाएंगे, है ना। उन्हें पता है कि सही उत्तर क्या है, पर क्या इससे वैल्यू एजुकेशन हुई? क्या उनका बिहेवियर बदलेगा? ये हम नहीं कह सकते। तो कहानियाँ जब ऐसे होगी, वो होगा लालच बुरी बला, उन्होंने कहा ये आंसर है, ये आंसर देना होगा। लेकिन जब हम कुछ नहीं कहते हैं तो जैसे बरसात में, यहाँ तो इतनी ठंड पड़ती है, पर वैसे अगर बारिश में ऐसे मुंह ऊपर करके आपने कभी बारिश की बूंदों का आनंद उठाया है? तो कहानियों से लर्निंग ऐसी ही होती है कि आपने बस कहानी सुनी और हो गई लर्निंग। उसमें डबल अंडरलाइन करके स्टेट नहीं करना होता है ना जैसे टीचर्स करवाते हैं। तो और वो हम सबकी अलग अलग होगी, लेकिन ऐसे ही होती है कहानियों की लर्निंग। मैं सोच रही हूँ कि एक कहानी और सुना। अच्छा, तो ये कहानी, अब आजकल क्या है कि हम लोग अपने नाम रूप में बहुत उलझ जाते हैं, है ना। नाम क्या है, हम कौन है। सबसे पहले किसी से मिलेंगे तो कहेंगे हाउ डू यू डू, आई एम सो एंड सो एंड आई वर्क हियर, आई एम द एमडी ऑफ दिस, और मैं यहाँ का हूँ, ये वो। अच्छा, वो भी अपना ऐसे कुछ देगा। और फिर ऐसे कई बार पार्टी तो ऐसे कार्ड अपना देते हैं ना। तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता था कि सब लोग कितने सारे कार्ड लिए घूमते हैं, कोई ऐसे ना। वो कार्ड घर जाके क्या हो रहा है, मेरे यहाँ तो बुकमार्क के रूप में इस्तेमाल हो जाता है फिर लेकिन ये जो हम लोग उसमें इतना उलझे रहते हैं। और कल मैं मुक्तेश्वर में थी, और आजकल बंगाली लोग बहुत आते हैं पहाड़ों में, है ना। हम सब ने देखा हर जगह होना। तो वहाँ पे भी एक बंगाली सज्जन और उनका बेटा आए हुए थे। तो क्योंकि वो डाइनिंग एरिया में भीड़ थोड़ी ज़्यादा थी, हम लोग एक टेबल शेयर कर रहे थे, तो उनसे बातें होती लगी और खूब अच्छे से, खूब मज़ा आया, खूब बातें करी हम लोगों ने। और फिर घंटे भर कोई बात करी होगी। फिर आज सुबह हम लोग चलने वाले थे, तो फिर ये हुआ कि भाई नाम बताया और फ़ोन नंबर्स एक्सचेंज करें कि भाई आप हमारे शहर में आए तो आइएगा। और उन्होंने भी कहा, तो मैंने उनसे कहा कि देखिए, उन्होंने कहा हाँ कल बहुत मज़ा आया, बहुत आनंद आया बातें करने में। तो मैंने कहा हाँ, क्योंकि जब हम बच्चे थे तब जब हम खेलने जाते थे, हम बस ऐसे दौड़ पड़ते थे, है ना। जो आया उसके साथ खेलना शुरू हो जाता था। कोई नया बच्चा भी आया हो तो हम उससे पहले ये नहीं पूछते थे भाई अपना नाम बताओ, किस क्लास में पढ़ते हो, कहाँ रहते हो, मम्मी पापा का नाम बताओ। ऐसा कुछ इंट्रोडक्शन नहीं होता था, बस खेल शुरू। तो मैंने कहा कि हम लोगों ने भी ऐसे किया कि बातें पहले शुरू हो गई और इंट्रोडक्शन नहीं। तो अक्सर ये जो इंट्रोडक्शन है ना, ये इट इज़ लाइक द टाइटल ऑफ अ बुक, द रियल थिंग इज इनसाइड। टाइटल तो सिर्फ टाइटल है ना। तो अभी तक मैंने आपको जितनी कहानियाँ सुनाई उसका कोई टाइटल नहीं बताया मैंने, है ना, क्योंकि टाइटल कुछ भी हो सकता है, आप कोई भी टाइटल दे सकते हैं, कई और कहानियाँ शुरू हो सकती हैं। तो ये जो कहानी आप मैं सुना रही हूँ, ये है परिचय के बारे में। तो महाकवि कालिदास, कुमार संभव लिखा, ऋतुसंहार लिखा, ऋतुतम लिखा, और इतना सब लिख के महाकवि की होती जो उन्हें मिला, पति मिली। तो जाहिर है इंसान के थोड़ा सा तो अहम आ गया उनके अंदर कि मैं महाकवि हूँ। काली माँ के बड़े भक्त थे। हाँ भाई, माँ का भक्त है तो माँ को तो अपने बच्चे की चिंता होगी ना। वो तो कुछ भी थोड़ा गड़बड़ हुआ तो उसे ठीक करना चाहेगी। तो खैर, तो कालिदास जो थे वो एक दिन चले जा रहे थे, और चलते चलते वो एक गांव पे पहुँचे, और सूरज आसमान में ऊपर था, प्यास से गला सूख रहा था। तो उन्होंने देखा कि कुएं पे एक औरत पानी खींच रही है। तो वहाँ पहुँचे, उन्होंने कहा माँ पानी पिलाएंगे? हाँ जरूर पिलाऊंगी, पहले अपना परिचय दो। उन्होंने कहा कि महाकवि कालिदास, इसको क्या समझ में आएगा गांव की औरत। उन्होंने कहा मैं तो एक पथिक हूँ। तो वो पानी खींचती जा रही है। उसने कहा पथिक तो दो ही होते हैं, एक चांद और सूरज, जो रोज उगते हैं और डूबते हैं और निरंतर चलते रहते हैं। कालिदास ने कहा मैं अतिथि हूँ। उसने कहा अतिथि तो दो ही होते हैं, एक यौवन और एक दौलत, जो हमेशा नहीं बने रहते हैं। खींचती जा रही है, अपना काम करती जा रही है, उठा के पानी। कालिदास ने कहा
मैं एक सहनशील व्यक्ति हूँ। उसने कहा सहनशील तो दुनिया में दो ही हैं, एक भूमि, एक पेड़, कि चाहे जितना पाँव पटको, चाहे जितने पत्थर फेंको, पर दोनों हमारा पोषण ही करते हैं। कालिदास को प्यास भी लग रही थी और थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा था। उन्होंने कहा मैं हठवादी हूँ। मैंने कहा हठवादी तो बेटा दुनिया में दो ही हैं, एक बाल और एक नाखून, कि जितना काटो फिर से बढ़ते ही रहते। बिल्कुल ताकत। उन्होंने कहा मैं मूर्ख हूँ। मूर्ख तो बेटा दुनिया में दो ही होते हैं, एक ऐसा निकम्मा मूर्ख राजा जो अपनी प्रजा की बिल्कुल परवाह नहीं करता, और दूसरा उसका चापलूस मंत्री जो ऐसे करता है। अब कालिदास ने कहा माँ मुझे माफ करो। पर ऐसे उठ करके उन्होंने सर उठाया तो सामने साक्षात देवी को पाया, और उन्होंने कहा, देवी ने कहा कि बेटा तुमने बहुत कुछ किया, लेकिन अपने सही स्वरूप को अगर नहीं पहचाना जब तक तुम पूरी तरह से इंसान नहीं हो। तो अपने सही स्वरूप को पहचानो। तो अपने सही स्वरूप को हम सब पहचाने और उसी में अनवरत लगे रहें, इसी कामना के साथ। फिर हम अपने अब ग्रैंड डॉटर्स को सुना रहे हैं, तो वही सब याद आ रहा कि वो खाना मुंह में है, और वो कहते हैं आगे सुनाओ। फिर क्या हुआ, नहीं पहले खाओ चिड़िया, अभी तो उड़ रही है, तब तक आधा खाना हो जाता है उड़ते उड़ते। नहीं वो खाना खिलाना मुश्किल है, हम बैठे ना, वो भी हंस तो पर ऐसे ही बैठी रहती। तो वही सब याद आ रहा है कि वाकई स्टोरी टेलिंग अपने में बहुत महत्व रखती है। बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी ग्रैंड डॉटर को कहानियाँ सुना रही हैं, उसके सामने एक फ़ोन नहीं कर दे रही हैं। नहीं फ़ोन नहीं, इसीलिए उससे हटाने के लिए स्टोरी टेलिंग का टाइम होता है, हर चीज़ का टाइम, तो ये स्टोरी टेलिंग। मेरी एक सहेली और मैंने, क्योंकि हमें हिंदी भाषा के प्रति बहुत लगाव था है, और कहानियों के प्रति भी, और हमें लगता था कि लोग कहानियाँ पढ़ते नहीं हैं, तो हमने एक वीडियो चैनल शुरू करी, आओ सुनो कहानी। तो वो यूट्यूब में है, तो उसमें एक बहुत क्यूरेटेड कलेक्शन ऑफ स्टोरीज़ है, शॉर्ट स्टोरीज़ हैं। तो दुनिया भर की शॉर्ट, जो मशहूर शॉर्ट स्टोरीज़, कई उसमें हिंदी में हैं और कई जो अंग्रेज़ी में थी उनका हमने अनुवाद किया हिंदी में। और ललित सर का भी धन्यवाद करने के लिए कि आपने हम सबको ये आज बहुत प्यारा मौका दिया है आपकी कहानी का पार्ट बनने के लिए। थैंक यू सो मच। तो मेरा अगला प्रश्न आपसे ये रहेगा कि महिला दास्तान गोई बहुत कम है। जी क्या महिला दास्तान गो? हाँ बहुत ही कम है। हाँ आप देखिए तो गिनती की है। हाँ, कहानी सुनाने का तरीका जो लुप्त हो गया था, फिर 2005 में फिर से रिवाइव किया। तो उर्दू स्टोरी टेलिंग, मतलब उर्दू की कहानी, तो उसमें आप बेसिकली मतलब ब्यूटी ऑफ द लैंग्वेज एंड स्किल ऑफ द नैरेटिव, दो चीज़ें होती हैं। बट मैं जब दास्तान गोई महबूब फारूकी साहब ने कहा मुझसे कि करो, तो मैंने कहा ये तो बड़ी अजीब विधा है, क्योंकि उसमें बैठ के सुनाना होता है, और मेरी आदत थी कि मैं थोड़ा चल के, मतलब मैंने कहा मतलब आधा शरीर तो हिल ही नहीं सकता, ये तो बड़ी अजीब सी बात है। लेकिन फिर क्या मैंने लिखी भी है, वो सत्यजीत रे की फिल्म आई थी दास्तान, रूबी बागा, जी जी जी, उसकी मैंने दास्तान बनाई। अच्छा, तो हाँ हो सकता है। और ये भी है कि किसी भी मतलब जैसे थिएटर के बजाय लोग फिल्में ज़्यादा जाना पसंद करते हैं कि भाई थिएटर आर्टिस्ट को कब मौका मिलेगा परफॉर्म करने का और कब ये होगा, उस कारण हो सकता है कि इतना वक्त में लगाया जाए उसमें। क्योंकि कुछ ऐसी टिप्स दे जाइए हाँ। ना कि अच्छा लिसनर बन सके आदमी, अच्छा स्टोरी टेलर बन सके, तो कुछ लिसनिंग की तो कम से कम टिप्स दीजिए। अल्मोड़ा के बच्चों को जो कहानियाँ सुनाने वाले हैं, एक्ट कराने वाले, वो यही है। तो मैं क्या बताऊंगी, आप तो खुद ही रखते हैं। तो अच्छा लिसनर बनने की वही टिप है जो अच्छा साइकिल चलाने वाला या अच्छा वायलिन वादक मैं या इसलिए अच्छा नहीं चलाता हूँ, ये साइकिल में नहीं चला रहा हूँ। नहीं अच्छा साइकिल नहीं, मैं उसमें भी कहीं चले जाता हूँ। नहीं तो इसलिए, या अगर आप कोई अच्छा वायलिन वादक या अच्छा स्विमर बनना चाहते हैं तो आप क्या एक चीज़ करेंगे, क्या करेंगे? प्रैक्टिस। और आजकल तो इतने पॉडकास्ट है ना, उनको सुनिए, दैट इज प्रैक्टिस एंड लिसनिंग। मैं एक्सरसाइज तो कुछ नहीं करती हूँ सीरियसली। एक्चुअली किताबें बहुत किताबें पढ़ने से किताबें पढ़ना, किताबें पढ़ना,
जैसे अगर कहानी के संदर्भ में कहूँ तो ये है कि कहानी सुनाते समय अपने को भूल जाना होता है। जैसे आप रंगमंच में जब कोई वो करते हैं तो जो किरदार आप निभा रहे हैं आप वो बन जाते हैं। जहाँ आप अगर अपनी पहचान रखेंगे तो वो मज़ा नहीं आएगा। मैं अपने साथ लेके आई थी, निर्देशन में थी जाते, तो शिवानी जी की कथाएं कहानियाँ भी, तो उनकी जो भाषा है, अब वैसी भाषा मतलब भाषा कोई ऐसी हाँ, वो बनती शब्द नहीं नहीं है। है। अब वो सब व्हाट्सएप भाषा हो गई है और उस चक्कर में क्या हुआ है कि सब मतलब पढ़ लिख के भी जो यंगस्टर्स हैं वो मतलब धोबी के गधे की तरह हो गए। ना तो उन्हें अंग्रेजी बढ़िया आई है कि है ना अपनी हिंदी बढ़िया आई है, ना अपनी कोई मातृभाषा आई है। कि अल्मोड़े की शायद खासियत है कि हम अपने लोगों को नहीं पहचानेंगे बहुत सही, Yes, बहुत सही। बहुत बात सही, और ये 100% सही। और किसी और को पहचान करवा उनके नहीं। सामने सब, क्योंकि हाँ, हमारे आपस में शायद इतनी ईर्ष्या है बहुत सही बात। कि यहाँ पर भी वो सब को तो उसको कम कर देंगे। अच्छा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोग को